Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। सेना ने 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। उसका कहना है कि ये लोग स्थिति का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जान माल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। इनके पास से करीब 34 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए। केपी शर्मा ओली पीएम पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़ चुके हैं। यहां हिंसक प्रदर्शन में अब तक 23 लोगों की मौत हुई, जबकि 400 से ज्यादा घायल हैं। त्रिभुवन हवाई अड्डा बंद होने से वहां फंसे करीब 400 भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए विशेष विमान भेजने की तैयारी है। उधर नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ रोक दो मूवमेंट के तहत विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बजट में कटौती के खिलाफ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की कई जगह सुरक्षा बलों से झड़प हुई है। उन्होंने कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी भी की है। सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नेपाल में जारी अशांति के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सीमावर्ती जिलों में पुलिस प्रशासन को हर समय हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पुलिस को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दुख प्रकट करते हुए इसमें साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि नेपाल में जो पिछले कुछ दिनों में हुआ वो महज संयोग नहीं है। नेपाल से पहले बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था। क्या नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन किसी साजिश का हिस्सा है? इसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। दक्षिण एशियाई देशों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसकी गहराई में जाने की बहुत जरूरत है। Extremely delicate moment, and all the South Asian nations need to be extremely careful. There should be a systematic and proper attempt made to get to the bottom of whether this campaign in Nepal, the Nepo Kids as it is called, was it a systematic spontaneous upsurge, or was it a systematically orchestrated campaign by interests which obviously see benefit out of instability? So therefore to think that what happened in Bangladesh and is now happening in Nepal is just coincidental, that would be extremely naive, for the lack of a better word. And sir, at the same time, इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि नेपाल में बिगड़े हुए हालात के बीच बड़ी संख्या में राजस्थान के यात्री काठमांडू में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार को प्रोएक्टिव रुख अपनाते हुए वहां फंसे यात्रियों को सुरक्षित राजस्थान लाने का इंतजाम करना चाहिए और यहां उनके परिजनों को आश्वस्त करना चाहिए कि सरकार इस संकट में उनके साथ है और वे परेशान नहीं हों। गहलोत ने कहा कि भारत सरकार से भी मेरी अपील है कि फंसे हुए राजस्थान वासियों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की दिशा में काम करें। टैरिफ तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पटरी पर लौटती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में पीएम मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया और आने वाले हफ्ते में फोन पर बातचीत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि दोनों देश स्वाभाविक पार्टनर हैं। व्यापार संधि तक पहुंचने के लिए दोनों देशों की टीम बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है।
मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं। हम अपने दोनों लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 177 किलोमीटर लंबे भागलपुर दुमका रामपुर हाट एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत लगभग 3,169 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर खंड के 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना की कुल लंबाई करीब 82.5 किलोमीटर है और कुल लागत लगभग 4,447 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ में कमी आएगी। भारतीय रेल के व्यस्ततम खंडों पर आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास होगा। आज की कैबिनेट में 2 बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और ये दोनों के दोनों हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के आर्थिक प्रगति के लिए और हमारे मिडिल क्लासेस को एक सुगम सुचारू जीवन देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट है मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्ट। दूसरा प्रोजेक्ट है आज का जो अप्रूव हुआ है वो है भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग रेलवे लाइन का। भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरे देश में लागू करने की तैयारियों पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। अपने राज्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की कवायद पर विचार विमर्श किया। बैठक में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोग की SIR नीति पर एक प्रस्तुति दी। इस दौरान बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR के कार्यान्वयन में राज्य के अनुभव को साझा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों ही भारतीय संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते और न ही लोकतंत्र को बचाने का इरादा रखते हैं। गुजरात के जूनागढ़ पहुंचे खड़गे ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि विपक्ष का मुख्य मकसद संविधान और लोकतंत्र बचाना है। ये कॉमन है, लड़ना, इलेक्शन फाइट करना। हमारा मेन जो मुद्दा है, टारगेट है संविधान को बचाना, लोकतंत्र की रक्षा करना। जिस धरती पे महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जन्म लेकर यहाँ हमको आजादी दिलाई देश के लिए, ये 2 व्यक्ति हमारे लिए बहुत पूजनीय है और उनके वजह से देश एक भी है और आजादी भी मिली। और 1-2 व्यक्ति भी ऐसे हैं जो देश में संविधान को सुरक्षित नहीं रहना चाहते और लोकतंत्र को भी बचाना नहीं चाहते और संविधान को भी बचाना नहीं चाहते। जो 2 लोगों ने उन्होंने जो की उसको डिस्ट्रॉय करने वाले और 1-2 लोग यहीं पर। रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। पीएम को गाली देने के मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। उन्होंने राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान राहुल का काफिला 5 मिनट रुका रहा। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। राहुल ने बटोही रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं अशोक स्तंभ का लोकार्पण करने के बाद कहा
इस समय का एक ही नारा देश में चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। Yeah. See, the main nara these days is vote chor, gadi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने आतंकी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। संयुक्त अभियान में रांची के लोअर बाजार में तबारक लॉज से आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से हथियार, विस्फोटक केमिकल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। वहीं दिल्ली से भी एक आतंकी को पकड़ा गया। इस मामले में 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। फिलहाल देश भर से 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 6 दिन से मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेहत अब धीरे धीरे सुधर रही है और उनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। साथ ही पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कल पंजाब का दौरा किया था और 1600 करोड़ रुपए की टोकन राशि देने की घोषणा की थी। बाकी राशि का भुगतान अलग अलग एजेंसियों द्वारा असेसमेंट के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब को 100% मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई कमी नहीं हो। ये तो केवल और केवल 1600 करोड़ टोकन दिया है। असेसमेंट के बाद जो भी किसान को मैक्सिमम मदद की जा सकती है, घरों को किया जा सकता है, पशुओं का लॉस हुआ उसको किया जा सकता है, मकान टूटे हैं उसका किया जा सकता है, सभी दृष्टि से पॉजिटिव। और कल उन्होंने जो देखा है उसमें उनको हिमाचल से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति जो है ना वो पंजाब के, और विशेष करके तो वो एक तरह से ये जो हमारा 4-5 जिले हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके बारे में भी। ईडी ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की ओर से यह कार्रवाई राज्य में कथित अवैध लौह अयस्क निर्यात से जुड़े धन शोधन के एक मामले में की गई है। उत्तर कन्नड़ की कारवार विधानसभा सीट से विधायक को संघीय जांच एजेंसी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक बुलाई गई। इसमें राजधानी में आवारा जानवरों को लेकर एक्शन प्लान पेश किया गया। इसमें 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने का बड़ा फैसला हुआ। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। जानवरों के टीकाकरण कार्यक्रम का डिजिटलीकरण किया जाएगा। दिल्ली पशुपालन विभाग की इस बैठक में न केवल आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर मंथन हुआ, बल्कि पालतू कुत्तों के घरों में रखरखाव और इसको लेकर होने वाले विवादों पर चर्चा की गई। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.